हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम सोनू सर फ्रॉम द सनशाइन एकेडमी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी कुछ पुरानी यादों को ताज़ा कर लूँ। जैसा कि कल तक हमने देखा, कल तक बात की साउंड की, और साउंड को मैंने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। फर्स्ट वॉयल्स और सेकंड कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट्स। यदि मैं वॉवेल्स को देखने का प्रयास करूं तो ए, ई, आई, ओ, यू, और कॉन्सोनेंट्स बी, सी, डी से लेकर जेड तक एटसेट्रा, इन सभी को मैंने कैटेगराइज किया कॉन्सोनेंट्स में। फिर मैंने बात की साउंड की। साउंड में एक कहा मैंने कि ऐसी आवाज जो वोकल कॉर्ड से, ऐसी आवाज जो वोकल कॉर्ड से सीधे ही बिना किसी की मदद लिए, ना तो लिप्स, ना टंग, ना टीथ, ना एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, जो सीधे ही वोकल कॉर्ड से बाहर आ जाए, उसे ही मैंने कहा वोवेल यानी वोकल साउंड। और दूसरी मैंने कहा कि ऐसी आवाज जो वोकल कॉर्ड से किसी भी मदद लेके, किसी भी पार्ट की मदद लेके, टीथ की मदद लेके, टंग की मदद लेकर, लिप्स की मदद लेकर, इन सब की किसी भी मदद से बाहर आए, उसे ही मैंने कहा कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक हुई बात। अब आगे बढ़ जाओ। मैंने कहा कि वॉवेल ए, ई, आई, ओ, यू, यदि मैं वॉवेल से आगे देखने का प्रयास करना चाहूं तो वॉवेल के साथ मैं यूज करूंगा हमेशा आर्टिकल एन का। किसका? आर्टिकल एन का। और कॉन्सोनेंट के साथ यूज करूंगा ए का। ठीक हुई बात। अब बिल्कुल रटने वाली बात नहीं है कि ए, आई, ओ, यू, बी, सी, डी, एफ, जी। अब अपना क्लियर हो गया क्या? साउंड अपन ने पहचान लिया बिल्कुल जड़ को। और जड़ क्या है हमारी? वो साउंड जो बिना किसी की मदद लिए बाहर आ जाए उसे कहा वोवेल, और वो साउंड जो किसी की मदद से बाहर आ जाए उसे मैंने कहा कॉन्सोनेंट। बात क्लियर हुई। वोवेल के साथ हमेशा आर्टिकल यूज करना एन, और कॉन्सोनेंट के साथ हमेशा आर्टिकल यूज करना ए का। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ। मैंने कहा अब मैं एक वर्ड लिख रहा हूं सुंदर सा, यू। अब यू में कई सारे बच्चे अधिकतर कंफ्यूज होते हैं कि सर यू का प्रोनाउंसिएशन जब हम करते हैं तो मैंने लिखा यूनिवर्सिटी, और यू का प्रोनाउंसिएशन जब हम करते हैं तो कुछ टीचर्स बताते हैं कि सर यू से पहले वोवेल है, क्योंकि रटना अब तक टीचर ने पढ़ाया ही नहीं शुरू से कि ए, आई, यू लगा दो बेटा एन, बी, सी, डी, एफ, जी लगा दो बेटा ए। अब कुछ टीचर्स, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ ए लगाने का प्रयास करते हैं और बोलते हैं ए यूनिवर्सिटी। और दूसरा, जैसे कि मैं लिखना चाहूं अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अब फिर यहां पर लगाने का प्रयास करते हैं और यहां लिखेंगे अपन एन। अब एन अम्ब्रेला और ए यूनिवर्सिटी। अब मन में डाउट आया कि सर डिफरेंट क्या है, यहां पर ऐसी क्या बात हो गई कि यहां भी यू और यहां भी यू, फिर भी आपने ए लगा दिया, यहां एन लगा दिया, आखिर क्या अंतर हो गया दोनों में? तो मैंने क्या कहा सर, साउंड। आर्टिकल मत पढ़ो, ए, ई, आई, ओ, यू मत पढ़ो, बी, सी, डी, एफ, जी मत पढ़ो, वोवेल कॉन्सोनेंट मत पढ़ो, क्या पढ़ो? साउंड। मुझे पता है साउंड और मुझे आता है साउंड। मैंने बोलने का प्रयास किया यू, और यू में बताओ, अब यू में बॉडी का पार्ट काम कर रहा है नहीं, बोलने में प्रयास करना पड़ रहा है नहीं, मेहनत करनी पड़ रही है, तो इसीलिए मेहनत करने की वजह से मैंने यू को कैटेगराइज किया किसमें? कॉन्सोनेंट साउंड में। अब यहां बोलो अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। अब वही बात आ गई, सर जी अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला बिना प्रयास किए बोल पा रहे हो, अम्ब्रेला बिना किसी बॉडी की मदद से बोल पा रहे हो, इसीलिए मैंने यहाँ कैटेगरी आर्टिकल क्या लगाया? एन। तो बात क्लियर है होगी इस तरह से। अब दो वर्ड और लिख रहा हूं मैं साथ साथ। मैंने लिखा वाई और डब्लू, वाई और डब्लू। अब वाई और डब्लू में अधिकतर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जैसे मैंने लिखा येलो, येलो। अब यहां मेरे को जरूरत पड़ी आर्टिकल की, ए या एन। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर जी ए सही है, कुछ बच्चे बोलते हैं सर एन सही है, लेकिन अब सर फिर कंफ्यूज हो गए। तो मैं बोलना चाहूंगा कि वाई और डब्लू, ध्यान रखना अपने मन में आजीवन लाइफ टाइम, कि वाई और डब्लू, द वर्ड स्टार्ट विद वाई और डब्लू। वाई और डब्लू से जितने भी वर्ड शुरू हो उन सभी के साथ हमेशा यूज करो आर्टिकल ए का। कोई रटने वाली बात नहीं।
वाई और डब्लू से जितने भी वर्ड स्टार्ट हुए येलो यूज करो हमेशा आर्टिकल किसका, ए का, किसका, ए का। मैंने लिखा ईयर। अब कुछ इंडिया क्या है कि इंडिया ऐसा देश है जहां पर हर 10 किलोमीटर में भाषा बोलने का लहजा परिवर्तन होता है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ईयर, कुछ बोलते हैं हियर, और कुछ भोजपुरी लोग बोलते हैं ईयरवा। तो यहाँ पर क्या होता है, साउंड चेंज होता रहता है। इसी वजह से इनका साउंड को आज तक फिक्स नहीं किया गया, और इसी वजह से इनके साउंड को हमेशा क्या मान लिया गया, कॉन्सोनेंट। क्या मान लिया गया, कॉन्सोनेंट। और इन्हीं को कॉन्सोनेंट मानते हुए हमेशा किसका यूज किया गया, ए का। तो वाई और डब्लू के साथ हमेशा किसका यूज करो, ए का। बात क्लियर हुई। फिर अगला वर्ड मैंने लिखा ए और आई, ए और आई, ए और आई आजीवन बिना किसी रटे हुए ए और आई से जितने भी वर्ड इस दुनिया के जितने भी वर्ड शुरू हो उन सभी के साथ क्या लगाना, आर्टिकल एन का यूज करना। किसका यूज करना, आर्टिकल एन का। जैसे कि मैंने कहा एप्पल, एप्पल, तो किसका यूज किया, आर्टिकल एन का। मैंने लिखा इंक पोट, इंक पोट, किसका यूज किया, आर्टिकल एन का। ठीक हुई बात। तो आई और ए, द वर्ड स्टार्ट विथ आई और ए, हमेशा किसका यूज करना है, एन का। वो शब्द जो ए और आई से शुरू हो उनके साथ किसका यूज करो, एन का। अब देखो मैंने लिखा एक वर्ड और ई। अब ई हमेशा बच्चों को परेशान करता है। कई बार जैसे कि मैंने लिख दिया ई से, जैसे मैंने लिखा आई, तो अब आर्टिकल क्या लगाओगे, एन। लेकिन मैंने लिखा, सपोज करो मैंने यहां लिखा यूरोप, क्या लिखा, यूरोप। अब वैसे देखा जाए तो यूरोप एक कंट्री का नाम है, एक देश का नाम है, लेकिन देश के नाम के आगे आर्टिकल ना तो ए लगता है ना एन। लेकिन फिर भी मानो कि ये एक ही वर्ड है, मानो कि एक वर्ड है यूरोप, इसका कोई अलग अर्थ है। तो अब यहां पर क्या लगाओगे, आर्टिकल ए या एन। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी क्योंकि उन्होंने रटा हुआ है, बचपन से टीचर ने एक ही काम किया, बेटा रटो, ए आई यू रटो, बी सी डी एफ जी रटो। अब वो क्या करेंगे, यहां पर लगा देंगे सर जी एन, और वो कहेंगे सर जी एन सही है, लेकिन यहां पर एन लगाना बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत। यहां पर क्या लगेगा, ए। क्यों लगेगा सर ए, क्योंकि मैंने कहा यूरोप। अब यूरोप बताओ वोवेल है कॉन्सोनेंट, बोलो यूरोप। बोलने का प्रयास करना पड़ रहा है नहीं, मेहनत लग रही है नहीं, एफर्ट लग रहा है नहीं, तो उसी साउंड को मैंने कैटेगराइज किया किसमें, कॉन्सोनेंट साउंड में। यहां तक दिक्कत, बात क्लियर हुई, नोट कर लो, हो गया नोट। अब आगे देखो, मैंने कहा किसी भी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे जरूरत पड़ी किसकी, लेटर्स की। किनकी, लेटर्स की। अब लेटर्स का यदि मैं अर्थ जानने का प्रयास करूं तो लेटर्स का मतलब होता है पत्र, या फिर लेटर्स का मतलब होता है वर्ड। और लेटर किसका पार्ट है, अल्फाबेट्स का। अल्फाबेट यानी वर्णमाला और अल्फाबेट्स यानी भाषाएं। ठीक हुई बात। अब लेटर्स, मान लो मैंने लिखा एक वोवेल लेटर लिया, मैंने लिख दिया जी, और एक कॉन्सोनेंट लिखिया गो, जी और ओ। कितने लेटर्स हो गए, 2, जी और ओ। गो का मतलब क्या हुआ, जाना, गो यानी जाना, जी और ओ। अब मैंने कहा जी 1 और ओ 2, तो एक क्या बन गया, 2 लेटर्स को उठाया और दोनों को एक क्या कर दिया, एक साथ रख दिया। दोनों को क्या किया, एक साथ रख दिया, तो क्या हुआ, ग्रुप किसका, लेटर्स का। तो क्या हुआ, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स, किसका, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स। दोनों को एक साथ रखा और अब ये अपने आप में क्या बन गया, वर्ड। क्या बन गया, वर्ड। और यदि मैं वर्ड की डेफिनेशन बनाने का प्रयास करूं तो क्या हो सकती है, देखो, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स विद कंप्लीट मीनिंग, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स विद कंप्लीट मीनिंग। तो डेफिनेशन क्या बन गई, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स, एक
समूह, लेटर्स, लेटरों का समूह विद कंप्लीट मीनिंग, यानी पूरी मीनिंग के साथ। लेटरों का समूह तो हो लेकिन उसका क्या निकलना चाहिए, पूरा मतलब निकलना चाहिए। जैसे मैंने लिखा जी और ओ, अब ग्रुप ऑफ लेटर्स हुआ और इसका पूरा मतलब भी है, तो इसका मतलब भी अपने आप में क्या हुआ, एक वर्ड। अब जैसे कि मान लो मैं इसी को उल्टा करके लिख दूं, जैसे मैं लिख दूं ओ जी, अब ओ एक और जी दो, तो एक ग्रुप ऑफ लेटर्स, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स तो हुआ लेकिन विद कंप्लीट मीनिंग नहीं हुआ, यानी मीनिंग क्या रह गई, इनकम्प्लीट। तो जब मीनिंग इनकम्प्लीट रह गई तो ये वर्ड भी नहीं है। बात क्लियर हुई? थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ। अब मैंने कहा, अब मैंने अब तक तो दो लेटर्स को एक साथ लिखा, अब मैं क्या करूंगा कि दो वर्ड्स को एक साथ लिखूंगा, वर्ड प्लस वर्ड, वर्ड प्लस वर्ड। अब मैंने क्या किया कि दो वर्ड्स को एक साथ लिख दिया। जब मैंने दो वर्ड्स को एक साथ लिखा, तो दो वर्ड्स जब एक साथ लिखा तो ये अपने आप में क्या बन गया, फ्रेज। क्या बन गया, फ्रेज। अब देखो मैंने लिखा दो वर्ड, जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिखा लुक, लुक अपने आप में क्या हुआ, एक वर्ड। मैंने लिखा आफ्टर, तो लुक अपने आप में वर्ड हुआ और आफ्टर भी अपने आप में क्या हुआ, वर्ड। तो वर्ड प्लस वर्ड, यानी दो वर्ड को मैंने क्या किया, एक साथ लिखा, और दो वर्ड को एक साथ लिखा और उन्हीं को मैंने नाम दिया क्या, फ्रेज। अब देखो मैंने कहा लुक आफ्टर, लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब क्या हुआ, देखभाल करना, रखवाली करना। तो लुक आफ्टर यानी देखभाल करना। फ्रेज, फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश। अभी सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस थोड़ा सा आगे। तो मैंने कहा फ्रेज, फ्रेज यानी वाक्यांश, वाक्य का छोटा सा हिस्सा, वाक्य नहीं, वाक्य का छोटा सा हिस्सा, लुक आफ्टर। अब मैंने कहा लुक आफ्टर, देखभाल करना। अब देखा जाए तो लुक आफ्टर का एक अपना खुद का तो अर्थ है, लेकिन इसका अर्थ अपने आप में पर्याप्त नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, डेफिनेशन क्या बन सकती है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट मीनिंग, विथ कंप्लीट मीनिंग। तो क्या बनी डेफिनेशन, सॉरी, विद इनकम्प्लीट मीनिंग, विद इनकम्प्लीट मीनिंग। तो डेफिनेशन क्या बनी, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक समूह, वर्ड्स शब्दों का समूह, विद इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट यानी अधूरा, पूरा नहीं। तो इनकम्प्लीट मीनिंग, जिसकी मीनिंग क्या हो, जिसका अर्थ क्या हो, अधूरा हो। तो समझ में आई बात। तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का समूह जो अपने आप में जिसका पूरा अर्थ ना हो। तो बात क्लियर हुई, इसे ही मैंने नाम दिया फ्रेज, फ्रेज यानी वाक्यांश। ठीक हुई बात, नोट कर लो, टेक योर टाइम। देखो मैंने लिखा फ्रेज, और फ्रेज की डेफिनेशन मैंने लिखी अपने आप में, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स with incomplete meaning, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद इनकम्प्लीट मीनिंग, शब्दों का एक समूह विद इनकम्प्लीट मीनिंग, अधूरी मीनिंग के साथ, बिल्कुल एकदम बेसिक से जड़ से काम कर रहा हूं बिल्कुल तुम्हारे लिए। तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद इनकम्प्लीट मीनिंग कॉल फ्रेज, फ्रेज का मतलब वाक्यांश। अब मैंने कहा कुछ एक शब्दों को दो चार वर्ड्स एक साथ रखे, जैसे मैंने लिखा दिस इज। अब मैंने कहा कि दिस अपने आप में क्या है, एक वर्ड, इज अपने आप में क्या है, एक वर्ड। तो दो वर्ड हो गए, तो दो वर्ड तो हैं लेकिन मीनिंग कैसी है इनकी, इनकम्प्लीट, अधूरी। दिस इज यह है, क्या है, यह है। तो मैंने कहा अब दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल। अब मैंने कहा दिस इज एन एप्पल, यह एक सेब है। अब बताओ
इसकी अपने आप में मीनिंग कैसी हो गई, कंप्लीट या इनकम्प्लीट? तो मीनिंग कैसी हो गई सर, कंप्लीट। तो डेफिनेशन क्या बनी, अब देखो यदि कंप्लीट मीनिंग हो जाए, यदि कंप्लीट मीनिंग हो जाए तो इसी से आगे बन गया अब क्या मेरे पास, सेंटेंस। क्या बन गया, सेंटेंस। और सेंटेंस की अपनी एक अलग डेफिनेशन क्या बन सकती है, ए ग्रुप ऑफ words with complete meaning, a group of words with complete meaning। तो सेंटेंस की डेफिनेशन क्या बनी अपने आप में, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अंतर देखो बस छोटा सा अंतर है, यहाँ कंप्लीट है यहाँ इनकम्प्लीट। तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह विथ कंप्लीट मीनिंग, पूरे अर्थ के साथ। और जब पूरा अर्थ मिल गया तो ये अपने आप में फ्रेज नहीं रहा, ये अपने आप में क्या बन गया, सेंटेंस। बात क्लियर है? जैसे कि मैं और सेंटेंस लिखूं, जैसे मैंने लिखा राम वाच। अब राम अपने आप में क्या है, एक वर्ड। सर वर्ड क्यों है, तो मैंने कहा एक ग्रुप ऑफ लेटर्स, 3 लेटर है, 2 या 2 से अधिक लेटर है, पूरी मीनिंग निकल रही है तो वर्ड हुआ। वाज अपने आप में क्या है, वर्ड। तो वर्ड प्लस वर्ड यानी ग्रुप ऑफ लेटर्स। अब मीनिंग देखो कैसी है इसकी, इनकम्प्लीट या कंप्लीट? तो बोलोगे सर जी इनकम्प्लीट है। तो अब ये क्या हो गया, फ्रेज। यदि मैं इसको सेंटेंस में बदलना चाहूं तो क्या करना पड़ेगा, इसका मुझे कंप्लीट मीनिंग बढ़ानी पड़ेगी। कैसे, इसके आगे मैं कुछ भी लिख दूं, राम वाज रनिंग। तो अब अपने आप में क्या हो गया, इसकी मीनिंग कंप्लीट मीनिंग हो गई। तो ये क्या बन गया, सेंटेंस बन गया। तो दिक्कत हुई यहां तक। अब आगे आ जाओ, यहां तक दिक्कत। अब मैंने लिखा सेंटेंस, अब तक मैंने फ्रेज को, वर्ड्स को साथ रखा। अब मैंने कुछ एक सेंटेंस लिया, मैंने लिखा देयर वॉज ए किंग। बिल्कुल एकदम जड़ से सीख जाओ, छोटी छोटी बिल्कुल बेसिक से। देयर वाज ए किंग, ये अपने आप में क्या है, एक सेंटेंस। कैसे सर जी, कंप्लीट मीनिंग है। देखो देयर वाज ए किंग, अरे बचपन में पढ़ा था नहीं कि वंस देयर वाज ए लॉयन, वंस देयर वाज ए किंग, तो वही तो देयर वाज ए किंग है। अब मैंने कहा ये अपने आप में क्या हुआ, एक सेंटेंस। अब मैंने लिखा एक और सेंटेंस लिख दिया इसके आगे, मैंने लिख दिया द किंग was very kind। The king was very kind। अब कितने सेंटेंस हो गए सर जी, एक और एक, 2। तो अब यदि मैं 2 सेंटेंसों को एक साथ रख दूं, यदि मैं 2 सेंटेंसों को एक साथ रख दूं, तो इसी दूसरे सेंटेंस से इसी दोनों सेंटेंसों को जोड़कर अपने आप में एक नया वर्ड मेरे सामने आया और उसे ही मैंने नाम दिया पैराग्राफ। क्या नाम दिया, पैराग्राफ। और यही सब तो होता है जो तुम्हारे एग्जाम होते हैं, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, उनमें क्या होते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं। तो 2 सेंटेंसों को एक साथ रखा और उनसे ही क्या बन गया अपने आप में, एक पैराग्राफ। तो यहां तक दिक्कत समझ में आ गया सारा कुछ, ठीक हुई बात, नोट कर लो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जितने भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है सबको शेयर करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू, धन्यवाद।